जय हिंद। आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4 है और इसको कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैसा था वो शहर, किस तरह से लोग रहते थे, वो सब देखा था। उसकी कुछ साइट्सों का देखा था। हाँ, पिछली क्लास में एक गलती हुई थी जिसको मैं मेंशन करके सही कर देना चाहता हूँ। मैंने शायद अफगानिस्तान में बता दिया था, बाद में वीडियो देखा तो ध्यान आया। सूत का गेंडोर जो है ये पाकिस्तान में था और बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान जो रीजन है वहां है। अब देखिए, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि वो ट्रायंगुलर शेप की एक सिविलाइजेशन थी, वहां तक फैला हुआ था। आज हम इसके साइट्स को देखेंगे और आज भारत के किस किस राज्य में कौन कौन से साइट्स मिली है। कहने के लिए 1500 साइट्स हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछी जाती है वो मुश्किल से 12 से 15 साइट्स हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो हमें सिर्फ उन्हीं को देखना है, ज्यादा और कुछ देखने की आवश्यकता है यहाँ पे कोई जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में उस समय के जो नगर मिले हैं उसमें से हड़प्पा जहां से शुरुआत हुई थी और हम लोगों ने नाम देखा था। फिर मोहनजोदड़ो है, ये मिला था। मोहनजोदड़ो के बगल में एक और नगर था जिसका नाम चहुंदड़ो था, तो ये भी मिला था। अफगानिस्तान एक इकलौती ऐसा देश है आज जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र 2 नगर मिले थे। वो 2 नगर कौन कौन से हैं? एक सुतुरगुही है और एक मुंडीगांव है। तो 2 नगर मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि वो कौन सा शहर है जहां से 2 मिले हैं। दोनों का नाम भी पूछा जाता है मैच करने के लिए। फिर आगे आते हैं, ये सूत का गेंडोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो ये 4 यहाँ के बहुत फेमस साइट्स हैं। भारत में आते हैं गुजरात की तरफ, तो गुजरात में 2 साइट्स थी, धौलावीरा और धौलावीरा के साथ में एक है आपके रंगपुर है, रंगवीर के साथ फिर बनावली पड़ता है। सॉरी, बनावली कह रहा हूँ। यहाँ पे आपका पड़ेगा सूतकोतजी। सूतकोतजी जो जगह है, या सूतकोतदा भी इसको कहते हैं, ये ऐसी जगह है जहां पर घोड़े का स्केलेटन मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी घोड़े का कोई प्रूफ नहीं पाया गया है, लेकिन सूतकोतदा जो जगह है गुजरात का, वहां पे घोड़े का स्केलेटन पाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपके आता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। रंगपुर वगैरह हम लोगों ने देख लिया, एक लोथल यहाँ लिखा है आपके, धौलावीरा लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, जब राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में कालीबंगा एक जगह है, ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। ऊपर आइए तो यहाँ पे पड़ेगा आपका पंजाब, और पंजाब की रीजन में यहाँ पे मैंने नहीं लिखाया, लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक है रोपड़। रोपड़ पड़ेगा पंजाब में, ये एक साइड से आएंगे जो मिली है। फिर अगर हरियाणा में आइए तो हरियाणा में राखीगढ़ी मिला है। अब राखीगढ़ी पे 1 मिनट का पॉज लेता हूँ और यहाँ से कुछ मैं बातें बताता हूँ। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो सिटी था वो कौन सी था? तो उसका तो आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय देश में, आज जो देश है हमारा, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा मिला है, तब राखीगढ़ी होगा। तो भारत आज जो है वहां पे राखीगढ़ी है। अगर टोटल पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है, तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के बाद अगर यूपी में देखा जाए तो आलमगीरपुर पड़ता है जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। पिछली बार हम लोगों ने इसको भी देख लिया था। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है। तो ये हम लोगों ने देख लिया किस किस राज्य में कौन कौन सा था। अगला देखते हैं, ये मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, मैं अभी 5 सेकंड के लिए हट जाऊंगा और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका लिख लीजिएगा। ये साइट्स हैं और साइट्स की जो एग्जीक्यूशन था यहाँ पे किसने किसने किया था यहाँ पर, तो उन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम लिखा हुआ है और किस नदी के किनारे था ये लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो जो था ये राकलदास बनर्जी ने किया था इसकी खुदाई, और ये सिंधु नदी के किनारे है। एक मिनट और समझेगा, यहाँ पे आप लोग और गलती करते हैं। गलती आपसे ये होती है कि आपको ये लगता है कि मोहनजोदड़ो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, तो इस वजह से यही मोहनजोदड़ो ही इसके ये सिंधु नदी के किनारे था। लेकिन सॉरी, ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे था। लेकिन आप लोग को एक डाउट होता है कि हड़प्पा भी सिंधु नदी किनारे आप लोग लगा के आते हैं एग्जाम में, जबकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, ये गलती कभी एग्जाम में मत कीजिएगा। आगे चलते हैं, हड़प्पा रावी नदी किनारे दयाराम साहनी ने खोज की थी। लोथल आपकी गुजरात में पड़ता है और इसको रंगनाथ राव ने खोज की थी। ये भोगवा नदी के किनारे था। भोगवा छोटी सी नदी थी, बहुत बड़ी नदी नहीं है, आप लोगों ने नाम इसका सुना भी नहीं होगा। बनावली है, बनावली आपके पड़ता है हरियाणा में, आरएस बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। और ये है घग्गर, सरस्वती नदी किनारे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पहले क्लास में, घग्गर हकरा नदी ही सरस्वती नदी है, और ओएनजीसी की भी मैंने कहानी बताई थी कैसे कैसे खुदाई करके खोज रहा है।
राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के किनारे है। कहीं कहीं यहाँ पे सरस्वती नदी भी लिखा जाता है, कहीं कहीं हकरा भी लिखा जाता है। आलमगीरपुर यूपी, हिंडन नदी किनारे। आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने खुदाई की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने और भी खुदाई की थी, जैसे रोपड़ आप जो पंजाब में देख लेते हैं। सुत कोतदा जो है जेपी जोशी ने खुदाई की थी, और यहाँ पे कोई नदी के किनारे ये शहर नहीं था। फिर है धौलावीरा, धौलावीरा जो है इसकी खुदाई जेपी जोशी ने की थी, और ये कच्छ के रन में पड़ता है। कच्छ के रन जो है यहाँ पे खांडेर या खारनेर करके एक आइलैंड है, तो उस आइलैंड पे ये पाया जाता है। ये कच्छ का रन वही रीजन है जहां पे बताया जाता है कि कभी द्वारिका नगरी हुआ करती थी, जो गुजरात के ही राज्य में पड़ता, और वो आधा आज डूब चुका है। इसी कच्छ के रन से एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी अगर देख ले तो क्वेश्चन भी आता है कि दुनिया का एकमात्र वो गधा कौन सा है जो जंगली रूप से कहीं पाया जाता है, मतलब वो कोई किसी ने उसको पाला नहीं है, तो वो कच्छ के रन में ही है। तो यही कच्छ का रन पड़ता है आपका धौलावीरा। तो ये तो एक हुआ मोटी मोटा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा किस नदी किनारे किस राज्य में था ये हुआ। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर देखा जाए तो यहाँ की टाउनशिप प्लानिंग क्या थी, नगर नियोजन क्या था, यहाँ का कैसा उनका शहर हुआ करता था। तो मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ और एक शहर बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से उनकी प्लानिंग थी, उससे आपको काफी कुछ फैक्ट निकलेगा, काफी कुछ समझ में आएगा। मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक शहर में बनाता हूं सिंधु घाटी सभ्यता का कि किस तरह से उनका शहर हुआ करता था। एक शहर की डिजाइन है। ये जो शहर हुआ करता था, इनका शहर ग्रिड सिस्टम का हुआ करता था। ग्रिड मतलब समझे कि जैसे एक जाल होता है ना, ऐसे बिछाया जाता है, ग्रिडिंग ऐसे से किया जाता है, इस तरह का था। इसको आप कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को रोडे काटती थी। तो देखिए 90 डिग्री है सारा, ये सारा पॉइंट 90 डिग्री ही है। तो इस तरह से हुआ करता था। एक मैंने शहर लिया, इस शहर से बीच में एक रोड निकालते हैं लंबी सी, तो ये रोड है। अब आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इनकी रोड की जो चौड़ाई है वो 30 मीटर तक हुआ करती थी। 30 मीटर बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। आपके तो बहुत सारे ऐसे शहर है कि अंदर 4 पहिया तक नहीं जा पाती है, 2 बाइक आ जाए तो एक बाइक को पीछे रहना पड़ता है। तो सोचिए इनका शहर कितना बढ़िया था। अब ये तो मेन रोड हुई उनकी, मैं लिख दे रहा हूं एक बार मेन रोड। इस मेन रोड से रास्ता कटता था अंदर की तरफ। अब एक रास्ता ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मेन रोड। इस रास्ते से फिर एक रास्ता अंदर कटता था ये। अब यहां पे जाके इनका घर हुआ करता था। अब मैं यहां पे मान लीजिए प्लॉटिंग कर दे रहा हूं, एक घर ये हाउस HO से समझ लीजिएगा, मैं हाउस करके लिख दे रहा हूं। तो यहां पे इनका घर हुआ करता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इनके घर का जो फ्रंट हुआ करता था वो फ्रंट हमेशा गली में हुआ करता था। जो पतली सी गली आपको दिख रही है रोड की, इस गली में इनके घर का ये फ्रंट हुआ करता था यहाँ पे, ना कि पीछे के साइड। इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि ये इसलिए ऐसा होता था क्योंकि इनको ये था कि रोड के साइड अगर फ्रंट रहेगा तो रोड पे, चूंकि उस समय बुल कार्ट वगैरह चला करती थी, बैलगाड़ी वगैरह चला करती थी, और रोड पे निकलने पे मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चे भी निकल जाए, कुछ खतरा भी हो सकता है, वो दब जाए उसमें। और रोड एकदम से फ्री होनी चाहिए किसी भी के मतलब आदमी के बार बार आने जाने से या डिस्टर्बिंग से। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से अपने घर का जो फ्रंट था वो गली में निकालते थे। तो गली में इनका फ्रंट हुआ करता था, ये इनके घर हुआ करते थे। आपको देख के कितनी अच्छी कॉलोनी लग रही होगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितने बेहतर थे हमसे। इससे एक और बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो इनका घर हुआ करता था, इस घर में चूंकि 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक का होता था, और इनके घर के पीछे से सीवेज की लाइन जाती थी। आज जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बाथरूम में या आंगन में कहीं भी पानी गिराते हैं, तो वो आप जानते हैं पाइप होता है, पाइप के थ्रू वो चला गया आपके ड्रेन में गया, वहां से फिर बहते हुए कहीं और चला गया।
तो इनके समय भी ऐसा होता था। तो इनके घर के पीछे के साइड में ड्रेनिंग सिस्टम होता था। तो आज की तरह वो प्लास्टिक की पाइप नहीं यूज करते थे, प्लास्टिक कहाँ जानते थे। तो उस समय करते क्या थे, ईंट का गोल सा स्ट्रक्चर बनाते थे ईंट का। जैसे आपने ईंट लिया, ईंट को ऐसे ऐसे जोड़ लिया चार तरफ से और बीच में गैप हो गया, तो इस तरह से ईंट का एक स्ट्रक्चर ऊपर तक जाता था। तो यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर का पानी उसमें आया, फर्स्ट फ्लोर अगर घर है तो वहां का पानी उसमें आगे मिल गया, सेकेंड फ्लोर का घर है तो वहां का पानी उसमें उस होल जो बनाया ईंट का वहां आगे मिल गया। तो सोचिए कितना गजब का सिस्टम था। आज तो हमें याद है कि कई बार बारिश के समय में जब कुछ गलियों से जाना होता है तो छत पे कौन सा पानी आके गिर रहा है ये भी नहीं कंफर्म होता है, तो वो आप लोग जान ही रहे होंगे। लेकिन उस समय कितना ये सिस्टमेटिकली रहते थे, ये सोचने में अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब अमेज करता है ये चीजें हम लोग को। अब यहाँ से ये सीवेज का सिस्टम आता था और ये सीवेज का जो पाइप था ये पूरे रोड के किनारे 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 आगे तक होता था। फिर यहाँ से ये पानी शहर से बाहर चला जाता था। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो सीवेज था, जो नाली हुआ करते थे, वो नाली ओपन नहीं हुआ करती थी, ओपन ड्रेन तो था ही नहीं इनका। इनका जो ड्रेन था वो ड्रेन भी ग्रिड से ऐसे डाल के उसको ढक दिया जाता था। जैसे मान लीजिए नाली है, इस नाली के ऊपर क्या करते थे, ईंटों का शेप लेते थे, उस पर डिजाइन होती थी और फिर उसको ऐसे डाल के ढक दिया, एक ढका, यहाँ ढका, यहाँ ढक दिया, यहाँ ढक दिया, यहाँ ढक दिया। तो अपने आप में एक बहुत देखते ही लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो इस तरह का उनकी टाउनशिप प्लानिंग हुआ करती थी, नालियां ढकी हुई। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं उनका एक मैं घर बनाता हूँ। ज्यादातर जगहों पे उनके घरों का डिजाइन क्या होता था मैं वो बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बनाया एक घर, अब देखिए ये इनके घर की एंट्री हुआ करती थी, ये एंट्री है। अब यहां से आप उनके घर में अगर घुसेंगे तो घुसते ही क्या होता था, इसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ एक लंबी सी 7 से 8 फीट कहीं 9 फीट की दीवार बनी होती थी। दीवार बनाने जाने का रीजन क्या है, क्योंकि आप किसी घर में घुसते हैं तो घुसते ही आपको घर के अंदर का सब कुछ ना दिख जाए, तो इसलिए आप क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे अगर आप गांव में आपने अपना पुराना घर देखा होगा, जैसे हम लोग के साइड में खपड़ेले का घर बनता था पहले, मिट्टी और खपड़ेले का घर। तो उसमें क्या होता था, बाहर बरामदा होता था एक लंबा सा, बरामदे से अंदर घुसते समय आप यहाँ से अगर घर में एंटर किए तो एंटर करने का यहाँ बड़ा सा हॉल होता था जो पैक होता था। इस हॉल में जाने के बाद फिर यहाँ से गेट होता था फिर अंदर जाने के लिए, और जब आप यहाँ से अंदर जाएंगे तब यहाँ पे घर का आंगन होता था बड़ा सा। ऐसा क्यों होता था, बहुत कॉमन सेंस लगाइए, अगर इसके सामने ही आपने दरवाजा निकाल दिया तो क्या होगा, कोई भी आ रहा है आपके घर का जो अंदर अंदरूनी क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है वो देख ले रहा है। इसलिए एक साइड होता था, आपके घरों में भी होता था, आप जहां के भी हैं आप इसको एक बार कोशिश कीजिएगा समझने की, आपको भी देखेगा। तो इनका घर भी कुछ इसी तरीके का हुआ करता था। यहाँ जाने के बाद एक दीवार मिलती थी इनको, 7 से 8 फीट की दीवार होती थी। इस दीवार के बाद आप यहाँ से घर में जाइए या इधर से जाइए। इसके बाद इनके घर में पीछे की साइड में कमरे होते थे, बहुत बड़े बड़े रूम्स हुआ करते थे। फिर बीच का जो ये है यहाँ पे इनका आंगन हुआ करता था। फिर देखिए यहाँ पे इनका एक साइड में इनका किचन हुआ करता था, ये किचन है। फिर इधर इनका ये वॉशरूम आप कह सकते हैं, बाथरूम हुआ करता था। फिर इधर इनका कुआं भी हुआ करता है, वेल हुआ करता था, वेल इनका कुआं हुआ करता था। मोहनजोदड़ो के और कुछ साइट्स में लगभग हर घरों से कुएं मिले हैं, तो इसका मतलब वो पानी लेने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था, इतना ज्यादा डेवलप है। फिर देखिए घर में ज्यादातर देखा गया है ये लास्ट वाला जो जगह है यहाँ से सीढ़ी होती थी, स्टेयर्स होती थी, इन स्टेयर के थ्रू वो ऊपर जाते थे छत पे। तो इससे पता चलता है घर पहले फ्लोर का होता था और 2 फ्लोर भी पाए गए हैं कई जगह पे, तो यहाँ से वो ऊपर जाते थे सीढ़ियों से। इससे भी इंटरेस्टिंग बात है उनके सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे भी वॉशरूम हुआ करता था। अब देखिए हम लोग के वहां क्या होता है, बहुत बात तक कच्ची मिट्टी का घर बना होता था,
बारिश के समय में कीचड़ हो जाया करता था। लेकिन यहाँ पे वो आंगन जो बनाते थे, उन आंगन में क्या करते थे, जो ईंटें होती थी पकी हुई, उन ईंटों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते थे और चूने वगैरह का यूज करके उसको फिर सीमेंट जैसा, मतलब एक कह सकते हैं फर्श जैसा एक दे देते थे, साइज दे देते थे उनको। तो इससे कीचड़ नहीं होता था कभी। तो इनके घरों में भी मिला है। और ये जितना शहर है इनका, इनके जितने रोड्स हैं, ये सारे रोड्स और शहर पकी ईंट का होता था। तो पकी ईंट उस समय मिस्र, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो भी यूज करती थी, लेकिन इनकी ईंट अलग कैसे थी, ये इन ईंटों को पकाते थे आग में। आग में पकाने की वजह से उसकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती थी और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी ईंटें, जबकि और जगह पे ईंटों को पकाया नहीं जाता था, धूप में सिर्फ सुखाया जाता था। तो इस मामले में बहुत डिफरेंस आई है। तो हमने देखा इनका घर कैसा था, घरों में कुआं, किचन, वॉशरूम, रूम, कैसा कैसा उनका घर हुआ करता था। अब यहाँ पे हमने पिछले अभी बताया था टाउनशिप प्लानिंग में कि यही तो उनका सीवर सिस्टम भी होता था, तो पानी बाहर निकल जाया करता था। तो ये हुआ इनका घर का सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में अभी तक जो भी कुछ पता चला है, उसमें अभी तक यही पता चला कि उस समय आज की तरह सोसाइटी नहीं हुआ करती थी जो कई तरह से बटा हुआ हो। उस समय मेनली दो पार्ट में ही सोसाइटी बटा हुआ करती थी। एक सोसाइटी वो होती थी जो बहुत ज्यादा वेल्दी थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, मतलब कह सकते हैं कैपिटलिस्ट थे। दूसरे वो थे जो मीडियम क्लास के थे, उसमें उस समय के मजदूर, आर्किटेक्ट, किसान, ये सारे आ जाया करते थे। जो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कैपिटलिस्ट थे, जो व्यापारी थे, पैसे वाले थे, वो एक शहर के ऊंचे वाले भाग में रहते थे। जैसे उस समय का शहर अगर इतना बड़ा होता था, अगर ऐसे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ है, तो इस शहर का दो पार्ट होता था। एक पार्ट होता था जिसको आप कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट है, ये पूर्वी भाग है शहर का। एक भाग होता था जो शहर का वेस्टर्न भाग होता था, पश्चिमी भाग होता था ये। और जो पश्चिमी भाग था ये पूर्वी भाग से ऊंचाई पे होता था, उससे इससे यह ऊंचाई पे होता था। और यहाँ पे जो रहते थे वो हमेशा कैपिटलिस्ट रहते थे, जो पूंजी वाले लोग थे वो रहते थे। मैंने आपको याद कीजिएगा पहले क्लास के में एक स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी में यही बात कही गई थी। ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पाया गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और अगर नोट कर रहे हैं तो नोट भी कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा जो गुजरात में ही इकलौता ऐसा शहर पाया गया है जो दो पार्ट में नहीं बटा था। ये शहर तीन पार्ट में बटा था। शहर का सबसे लोअर, मिडिल और अपर पार्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा शहर मिला है जो तीन पार्ट में बटा हुआ है, तो धौलावीरा है। अगला एक क्वेश्चन और आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कौन सा शहर है जो फोर्टिफाइड था ही नहीं। फोर्टिफाइड नहीं होने का मतलब है शहर के चारों तरफ कोई भी दीवार नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे दीवार मतलब क्या है, वॉल क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जहाँ रहते थे, चूंकि वो नदियों के किनारे था, तो ऐसा एक कह सकते हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है वो लोग फोर्टिफाइड करते हो बाढ़ की वजह से, या फिर कोई इन्वेडर्स आए उससे अपने आप को सेव करने के लिए, तो वो फोर्टिफाइड करते थे। तो चहुंदड़ो एक ऐसा शहर है चहुंदड़ो पाकिस्तान का, ये मोहनजोदड़ो में चहुंदड़ो है, और ये भी सिंधु नदी के इंडस रिवर के किनारे ही था। तो चहुंदड़ो फोर्टिफाइड नहीं था, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो शहर कौन से हैं जो सिर्फ चारों तरफ से फोर्टिफाइड है, उसके अंदर कोई पार्ट नहीं बटा हुआ है। तो वो आपका होगा एक लोथल गुजरात का और एक है सूतकोतदा। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आगे चलते हैं, हम लोगों ने इनकी टाउनशिप प्लानिंग देखी, और एक पॉइंट है यहाँ से जो बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जितने भी शहर मिले उसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी, तो वो उनका ग्रेनरी था। ग्रेनरी मतलब अन्नागार, जहाँ पे वो अन्न को रखते थे। तो ये था आपके मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है बहुत बड़ा, जहाँ पे वो कलेक्ट करते रहे होंगे। तो इस बात से एक लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है उस समय टैक्स जो लोग देते होंगे, टैक्स देते थे यही
फसल देते थे टैक्स के रूप में। आगे चलते हैं। अच्छा, उस समय के लोग खाते पीते क्या थे, उस समय के लोगों का खान पान क्या था, कि क्या खाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल खाते थे, जौ भी रखते थे, गेहूं की 3-3 किस्म जानते थे, 3-3 वैरायटी हुआ करती थी, जौ की 2 वैरायटी हुआ करती थी, चावल हुआ करता था, मटर खाते थे वो। फिर आपके पास सरसों, जिसको राई भी बोलते हैं, मस्टर्ड, उसका भी यूज किया करते थे वो लोग। तो इन चीजों का भी यूज करते थे। हाँ, उस समय गन्ने का नहीं मिला है कोई भी साक्ष्य, गन्ना नहीं यूज करते थे, शुगर केन। तो वो मीठे के लिए शहद खाते थे, हनी का यूज करते थे। तो उनके खान में ये भी चीज थी। मोटे अनाज का भी प्रयोग करते थे। तो इसमें जैसे आपका, अगर आप पूर्वांचल या बिहार से होंगे या वेस्टर्न यूपी से भी होंगे, तो आपको पता होगा कुछ मोटे अनाज भी होते हैं। उन मोटे अनाज में सावा, कोदो, ये सब चावल की वैरायटी होती है, ये होता है। आप अगर भारत के राजस्थान हरियाणा साइड से हैं, गुजरात से हैं, कर्नाटक से हैं, तो आप बाजरे को भी खूब अच्छे जानते होंगे, रागी को जानते होंगे, तो रागी का यूज किया करते थे। तो इन चीजों का यूज ये खाने पीने में करते थे। इसके अलावा खजूर का भी उपयोग करते थे, तरबूज का भी उपयोग करते थे। और इसके अलावा उस समय लोग कपास भी उगाते थे, कॉटन। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पार्ट में और दूसरे पार्ट में समझ लिया था। तो हमने ये भी समझा था कि कपास को ही यूनानी उस समय सिंडन कहा करते थे, उसे सिंडस से इंडस आया, इंडस से सिंधु वाला जो नाम आया, फिर इंडियन नाम आ गया, ये आ गया। तो आज हम इस पार्ट को यहीं तक खत्म करते हैं। और मैंने जितना भी कुछ बताया है, अगर आप कॉपी लेके लिख रहे हैं तो उसके नोट्स को लाइन बाय लाइन बनाते चलेगा। अगर नहीं नोट्स बना रहे हैं, आपके पास नोट्स हैं पहले से, तो आप एक स्टोरी के फॉर्म में इसको, चीजों को ब्लैक बोर्ड पे, जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, इसको समझते हुए चलेगा मैपिंग के साथ में। जय हिंद, जय भारत।